तो आज की स्टोरी एक यंग डिटेक्टिव एनोला की, जो कि एक बदलते हुए सोसाइटी में अपना खुद का पहचान बनाने की कोशिश में जुटी थी। उसका सपना था कि वो इंग्लैंड के फेमस डिटेक्टिव्स के बीच में अपना नाम बनाए, पर असलियत में ये ड्रीम तो उसमें अपने भाई शेरलॉक होम्स को देख के आ गई थी। दरअसल शेरलॉक होम्स उस दौर का ही सबसे शातिर डिटेक्टिव था। उसका इतना नाम था कि लोग उसे जीनियस मानते थे और उस पर पुलिस से भी ज्यादा भरोसा करते थे। अब यहाँ इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एनोला का अपना एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलते देखते हैं, जो कि बड़ी उम्मीद के साथ अपनी फर्स्ट क्लाइंट के इंतजार में थी। लेकिन अब कई दिनों तक लोग उसे अपना केस देने को रेडी ही नहीं हो रहे थे। जो भी उसके ऑफिस में आता था बस उसके भाई शेरलॉक के बारे में पूछने लगता था। पर अब आखिरकार एक दिन एक छोटी लड़की बेसी उसके पास आती है, जिसकी बड़ी बहन सारा कई दिनों से गुम हो गई थी, जिसे देखते हुए एनोला को अब थोड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि शहर में कोई तो थी जो उस पर भरोसा करती थी। अब अगले सीन में हम एनोला को बेसी के साथ उसके बस्ती में जाता देखते हैं। दरअसल इस कहानी की घटनाएं 18वीं सदी में होने के कारण यहाँ के लोअर क्लास लोगों की हालत काफी खराब थी। अब वहाँ उनके रूम में देखते हुए एनोला सारा के बारे में सब कुछ पूछने लगती है, जिस पे बेसी कहती है कि वो दोनों बहन एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन एक हफ्ते पहले वहाँ के सुपरवाइजर से सारा का झगड़ा हो गया, जो कि उस पे कुछ चोरी का इल्जाम लगा दिए थे, और तब से ही सारा गायब हो गई है। जो सुनने के बाद एनोला सारा कैसी दिखती है ऐसे पूछती है, जिस पे बेसी कहती है कि सारा काफी ज्यादा सुंदर है और उसके रेड कलर के बाल है। और फिर एनोला यहाँ सारा के सारे चीजों को इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो देखते हैं कि वहाँ 2 गमले में पौधे लगाए गए थे, जिसमें से एक तो पूरी तरह मुरझा गया था। साथ ही में उसे कचरा बॉक्स में जलाए गए कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं, जिसमें 12 मार्च का डेट लिखा गया था। जो देखते हुए वो बेसी को उस डेट में क्या होगा ऐसे पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर अब इन एविडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जहाँ इन सब के दौरान इस रूम में सारा के एक फ्रेंड मे पहुंच जाती है, जो कि सारा के जाने के बाद बेसी की ध्यान रखती थी। लेकिन मे तो यहाँ एनोला पर ही गुस्सा करने लगती है और ये बोलती है कि उसके जैसे अमीर लोगों की हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन बेसी तो चाहती थी कि एनोला ही उसके बहन को ढूंढने में मदद करे। इस वजह से अब अगले दिन एनोला बेसी के साथ एक गरीब लड़की बन के उसी मैच फैक्ट्री में जाती है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले सारी लड़कियों का टेस्ट हो रहा था। वहाँ वो लोग ये टेस्ट कर रहे थे कि इन सब में किसी को टाइफस तो नहीं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इनके एरिया में टाइफस महामारी से बहुत लोग मर रहे थे। अब इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं, जहाँ एनोला ऊपर बने हुए एक रूम को देखती है, जो कि इस मैच फैक्ट्री का ऑफिस होता है। और अब उससे वहाँ जाके कुछ सबूत ढूंढना था, क्योंकि उस दिन सारा भी वहाँ गई थी, जिसकी वजह से उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। अब वो जल्दी ही गार्ड से छुपते छुपाते वहाँ पहुंच जाती है, जहाँ की चीजों को ढूंढते हुए उसे एक लॉकर मिलता है। लॉकर के अंदर एक रजिस्टर था, जिसकी काफी सारे पेजेस को फाड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि उस रजिस्टर में कुछ रेड कलर के बाल लगे हुए थे, जिससे एनोला को पुष्टि हो जाती है कि सारा ने सच में यहाँ से कुछ चुराई थी। साथ में उसे यहाँ एक पुराना मैच बॉक्स मिलती है, जिसकी तिल्लियां रेड कलर के थे। लेकिन अब यहाँ जो मैचेस बनाया जा रहा है वो व्हाइट कलर के है। अब इस बात का क्या मतलब है ये भी हमें आगे पता चलेगा। जहाँ अब जाते जाते उसे पास के रूम से कुछ आवाज आते हैं, जिसमें इसी फैक्ट्री का ओनर हेनरी लाइन किसी से आर्गुमेंट कर रहा था। उस बंदे का नाम था चार्ल्स मैकेंटायर, जो इसी एरिया से एक एमपी था और देश का ट्रेजरी मिनिस्टर भी। वहाँ बूढ़ा लाइन उससे इसी डॉक्यूमेंट चोरी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन चार्ल्स तो अब उसका अपना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ऐसे बहाना बना देता है। अब कुछ देर में वो सब नीचे से होते हुए जाने लगते हैं, जहाँ हमें और 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक का नाम था विलियम लायन, जो इसी मैच फैक्ट्री के ओनर का बेटा था। दूसरी थी मीरा ट्रॉय, जो कि एमपी चार्ल्स की सेक्रेटरी थी। अब इन दोनों का रोल भी आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब उसी दिन शाम को एनोला सारा के दोस्त मे की पीछा करती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसके बर्ताव से इसे एहसास हो गया था कि वो जरूर अपनी दोस्त सारा की डॉक्यूमेंट चोरी के बारे में कुछ जानती है। अब वो उसका पीछा करते हुए एक पब में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सारा और मैं दोनों इस पब में डांसर का जॉब भी करते थे, जहां सारा के गायब होने के बाद मैं अकेले ही आ रही थी। और इसके बाद एनोला यहाँ के मेकअप रूम में जाती है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है, जो कि कुछ पैसों के बदले सारा के बारे में बताने को रेडी हो जाता है। वो कहता है कि इतने सुंदर होने की वजह से यहाँ सारा के कई चाहने वाले थे, लेकिन एक लड़का था जिसे शायद सारा भी पसंद करती थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। जो सुनते ही एनोला यहाँ सारा के मेकअप डेस्क के आसपास देखने लगती है, जहाँ उसे भी अब सारा की एक लेटर मिल जाती है। पर एनोला को इस लेटर से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें एक बड़ी अजीब सी पोएम लिखी गई थी, जहाँ नाम के जगह में एक रेड कलर का फ्लावर बनाया गया था। और अब उस पब से घर लौटते वक्त हम देखते हैं कि कोई एनोला का पीछा करने लगता है, पर जल्दी वो आदमी वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि एनोला को वहां अपना भाई मिल गया था। हाँ, यही है उसका मशहूर डिटेक्टिव भाई शेरलॉक होम्स। पर सुपरमैन तो यहाँ कुछ ज्यादा ही पिए हुए थे। वो बोलते हैं कि एनोला,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छी जगह नहीं है, बहुत खतरनाक लोग रहते हैं यहाँ पर। जिस पे एनोला कहती है कि हाँ वो तो दिख रहा है, और यहाँ इन दोनों भाई बहनों की कॉमेडी कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है जो सीन्स काफी मजेदार होते हैं। जिसके बाद एनोला अपनी घोड़े जैसे भाई को उठा के उसके घर ले जाती है। वहाँ शेरलॉक का रूम ऊपर वाले फ्लोर पर था, जो देखते हुए एनोला कहती है कि क्या अब इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा? जिस पे शेरलॉक कहता है कि हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, तभी तो तरक्की कर सकोगी। अच्छी टिप है, तुम्हें लिख लेनी चाहिए। वहाँ अब उसका रूम भी बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा था और वॉल पे शेरलॉक की मौजूदा केस की सारे इन्फॉर्मेशन चिपकाए गए थे, पर एनोला का तो उसमें से कुछ समझ नहीं आता। और अगले मॉर्निंग एनोला वहाँ से जाने लगती है, जहाँ शेरलॉक उसे उसके केस के बारे में पूछता है, लेकिन वो अपना केस खुद ही सॉल्व करना चाहती थी। जिस पे शेरलॉक कहता है कि तो चौकन्ना न रहना, ये सब काम खतरों से कम नहीं है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो अपने भाई के पास आ जाना। अब कुछ देर में एनोला एक गार्डन में बैठी थी, जहाँ उसे ट्यूक्सबरी मिल जाता है। दरअसल ये ट्यूक्सबरी एनोला का ही बॉयफ्रेंड है, जो कि अब एक लॉर्ड भी बन चुका है। लॉर्ड दरअसल यूके में उनके अपर पार्लियामेंट के मेंबर्स को कहा जाता है, और ट्यूक्सबरी का वहाँ काफी नाम भी होता है, क्योंकि काफी यंग एज में ही वो एक लॉर्ड बन गया था। अब वो भी यहाँ एनोला को उसके केस में मदद करना चाहता था, लेकिन ये उसे भी मना कर देती है। अब उसके जाने के बाद वो फिर से सारा के लेटर को पढ़ती है, जहाँ इस बार उसे पता चल जाता है कि वो पोएम नहीं एक एड्रेस है, जिस जगह पर सारा के बॉयफ्रेंड ने उससे मिलने बुलाया था। अब अगले सीन में हमें उसे उस जगह पर जाते देखते हैं, लेकिन वहाँ तो इसे सारा के दोस्त मे अधमरे हालत में पड़ी मिलती है, जिसे किसी ने चाकू मार दिया था। मे मरते मरते उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एनोला को कुछ समझ नहीं आता। पर अब तुरंत यहाँ पुलिस पहुंच जाती, जैसे वो यहाँ रेडी ही बैठे थे। लेकिन उस वक्त तक एनोला मे के पास से एक एविडेंस कलेक्ट कर लिया था। अब पुलिस वाले इसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पे वो अपनी केस के सिलसिले में यहाँ आई थी ऐसे बताती है। लेकिन यहाँ जो पुलिस चीफ था ग्रेल, एनोला पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि शेरलॉक, एनोला ये सब वहाँ के प्राइवेट डिटेक्टिव थे, जिन पर सरकारी पुलिस वाले काफी जलते थे। वहाँ अब ग्रेल एनोला से उस म्यूजिक नोट को लेने की कोशिश करता है और इसे ही गिरफ्तार करने की ऑर्डर देता है, जो देखते हुए एनोला को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सबूत उसने कलेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो ग्रेल पर ही हमला करके यहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम उसे अपने भाई शेरलॉक के घर में देखते हैं, जो उन्हें बताती है कि वो पुलिस सुपरिटेंडेंट गेल इसके पीछे लग गया है, और पता नहीं कि वो जानबूझकर उसे उस लड़की के मर्डर केस में फंसाना चाहता है। जो सुनने के बाद शेरलॉक एनोला को उसके केस की सारे इंसिडेंट के बारे में बताने को कहता है, और उससे वो म्यूजिक नोट लेके अपनी वायोलिन में प्ले करता है। लेकिन वो तो कोई म्यूजिक ही नहीं था, क्योंकि उसे देखते हुए प्ले करने से बड़ी बकवासी म्यूजिक क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से अब शेरलॉक उसके इन्वेस्टिगेशन करने तक एनोला को यहाँ छुपे रहने की हिदायत देता है, और जाते जाते वो खुद का केस भी एनोला को समझा देता है, क्योंकि शेरलॉक की केस की जो मास्टरमाइंड था शायद उसे काफी अच्छे से जानता था, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से इसे चकमा दे रहा था। वो कहता है कि शहर के 5 अलग अलग सरकारी बैंकों से पैसों की घपले किए गए हैं, जो कि अब तक देश के 27 प्राइवेट बैंकों से होते हुए घूम रहा है, और उन हर ट्रांजैक्शन के टाइम कुछ कम अमाउंट में पैसे निकाल दिए जाते हैं, ताकि उसे कभी बड़े अमाउंट में पैसे ना निकालना पड़े, जिसकी वजह से उस पर कोई शक ही नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम शेरलॉक को उसी अपार्टमेंट में जाते देखते हैं जहाँ मे को मारा गया था। अब वहाँ पे कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे उसे शक हो जाता है कि एनोला और उसका केस किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, जहाँ खिड़की से बाहर उसे उसी मैच फैक्ट्री की लोगो दिखाई देता है, और जिसकी वजह से उसे ध्यान आता है कि वो सारे बैंक जिनसे पैसों की घपले किए गए थे इसी मैच फैक्ट्री के आसपास थे। अब दूसरी तरफ एनोला वहाँ रूम में बैठे हुए पेपर्स को पढ़ रही थी, जहाँ उसे पता चलता है कि 12 मार्च को शहर के बड़े लोगों के लिए एक बॉल पार्टी रखा गया है, और साथ ही में वो पार्टी और कोई नहीं सारा के मैच फैक्ट्री के ओनर हेनरी लायन ही दे रहा था, जिसकी वजह से अब वो वहाँ जाने को डिसाइड कर लेती है, क्योंकि सारा के रूम में इसे जो जलाया गया कागज मिला था उसमें भी 12 मार्च का ही डेट था। और अब उसे ये भी ध्यान आता है कि सारा की पोएम वाले लव लेटर में जो फूल बनाया गया था उस फूल का नाम है स्वीट विलियम, और उनके मैच फैक्ट्री के ओनर के बेटे का नाम भी था विलियम लायन, जिसका मतलब सारा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं ये विलियम ही था, और जिसने ही 12 मार्च वाली पार्टी में सारा को बुलाया था। इसलिए अब हम एनोला को उसी बॉल पार्टी में देखते हैं जहां उसका बॉयफ्रेंड ट्यूक्सबरी भी आया हुआ था, लेकिन इसका पूरा ध्यान तो विलियम पर ही था। और अब हमें वहां सिसिली नाम के एक सुंदर लड़की को दिखाया जाता है, जो कि ट्यूक्सबरी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते हुए एनोला से थोड़ा जलने की बूत आ रही थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। और अब वो कुछ देर में विलियम से डांस करने के बहाने बातें करने लगती है। वो कहती है कि उसके और सारा के बीच में जो चल रहा था अब इसे पता चल गई है, जिस पे विलियम काफी नर्वस हो जाता है और इसे कहने लगता है कि एनोला जो सोच रही है बात वैसे बिल्कुल नहीं है, जहाँ ये एक डिटेक्टिव है ये जानने के बाद इसे सब कुछ समझा देगा ऐसे बताता है। अब इस पार्टी के बाद एनोला और ट्यूक्सबरी लाइब्रेरी में विलियम से बात करने के लिए वेट कर रहे थे, जहाँ कुछ देर में विलियम आ भी जाता है, लेकिन अब तक पुलिस वाले यहाँ पहुंच गए थे, जो कि सबके सामने ही एनोला को मे की कातिल बना के ले जाने लगते हैं। अब शेरलॉक को भी अपनी बहन के अरेस्ट होने की खबर मिल जाती है, जिस वजह से वो सुपरिटेंडेंट ग्रेल के पास जाता है, जहां वो इसे बताता है कि उन्हें एनोला की फिंगरप्रिंट उस चाकू पर मिले हैं जिससे मे की कत्ल किया गया था।
जिस वजह से अब शेरलॉक मजबूर था। लेकिन तब भी ये ग्रेल को बताता है कि मैं जानता हूँ कि मे को किसने मारा है, क्योंकि मुझे भी उस क्राइम लोकेशन से एक पेन मिला था जिसमें किसी का खून लगा हुआ था। मतलब मैं तब उससे अपना बचाव करने की कोशिश की थी। और कोइंसिडेंस देखो कि वैसे ही एक चोट का निशान तुम्हारा आदमी के हाथ पर बने हुए हैं। दरअसल ग्रेल और उसके आदमियों ने ही मिलकर मे की जान ली थी और जिसका इल्जाम वो शायद सारा पर डालना चाहते थे। लेकिन वो घर लौटने से पहले एनोला वहां पहुंच गई, जहां ग्रेल शेरलॉक को बताता है हाँ होने को तो बहुत कुछ हुआ होगा पर तुम ये सब साबित नहीं कर सकते। लेकिन अब जो सबूत हमारे पास है वो एनोला के खिलाफ जा रही है। और साथ में हम सबने उसे क्राइम लोकेशन पर देखा था। जो सुनने के बाद शेरलॉक गुस्से से वहां से चला जाता है और अब उसी झूठी केस के आधार पर एनोला को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों में वहां एडिथ पहुंच जाती है, जो कि एनोला के माँ एडोरिया की दोस्त थी और जो एक मार्शल आर्ट टीचर भी थी, जहाँ वो जेल की दीवार ही तोड़ के एनोला को वहां से भगा देती है। और हमें पता चलता है कि शेरलॉक ने ही एडिथ को कहा था कि वो एनोला को वहां से निकाल दे। अब अगले सीन में हम एनोला को बेसी के पास जाते देखते हैं, क्योंकि मे के भी मरने के बाद वो वहाँ अकेली पड़ गई थी। बेसी यहाँ पर कहती है कि अब वो वहाँ के दूसरे लड़कियों के पास रहती है और साथ में इनके एरिया में टाइफस का केस काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से हम में से कब कोई मर जाए कुछ गारंटी नहीं है। अब यहाँ एनोला फिर से सारा के रूम की इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ उसे इस बार दिख जाता है कि वो मुरझाए हुए गमले की मिट्टी में व्हाइट कलर का कुछ मिलाया गया था। उसे ये भी याद आता है कि विलियम के अपार्टमेंट में भी ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था और अब ये उस व्हाइट कलर वाली मिट्टी को सूंघने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो फास्फोरस है, जो कि उस माचिस फैक्ट्री में तीलिया बनाने में काम आते हैं। जिसका मतलब इसी व्हाइट फास्फोरस की वजह से लड़कियों को टाइफस हो रहा है, क्योंकि वहां ये फास्फोरस तो 2 साल पहले ही काम में लाया गया था, जहां टाइफस महामारी भी तब से ही शुरू हुई थी। और अब उसे ये समझ आ जाता है कि सारा, मे और विलियम ये तीनों इसी बात को टेस्ट कर रहे थे और विलियम शायद एक अच्छा लड़का है जो छुपते छुपाते ही इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि उनके ही कंपनी की वजह से लड़कियों को टाइफस हो रहा है। जिसका मतलब अब सारा और विलियम की जान बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि इन सस्ते फास्फोरस से ना जाने कितने लोगों को फायदा हो रहा है, जो कि अपने प्रॉफिट के बीच में आने वाले लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और उसी वजह से वो हेल्प मांगने के लिए ट्विक्सबेरी के पास जाती है, क्योंकि वो एक लॉर्ड था। और अब वो ये सब बातें बता ही रही थी कि बाहर कोई आ जाता है। दरअसल ये सिसली थी। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि सिसली वही लड़की थी जो बॉल पार्टी में ट्विक्सबेरी से पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। और अब वो यहाँ ट्विक्सबेरी को कुछ मदद मांगने आई थी। वो कहती है मैं जानता हूँ तुम एक अच्छा आदमी हो और इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम हमारे काम में हमारा साथ दोगे। पर अब वहाँ तो एनोला थे और ट्विक्सबेरी को एनोला से बात करनी थी, जिसकी वजह से वो सिसिली को वहाँ से जाने को कहता है और बाद में कभी उस बारे में बात करेंगे ऐसे कह देता है। जहाँ उसके यहाँ से जाने के बाद एनोला को कुछ याद आती है कि सिसिली ने अब जो ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस पहले भी उसने कहीं देखी थी। दरअसल वो ड्रेस उसने सारा के पब में देखी थी। जो रियलाइज करने के बाद एनोला को थोड़ा शक होता है और वो ट्विक्सबेरी को पूछती है कि तुम जानते हो वो लड़की तुमसे किस बारे में बात करना चाहती थी। जिस पे ट्विक्सबेरी कहता है हाँ वो कोई इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाना चाहती है और मैं एक लॉर्ड होने के कारण वो मुझसे पार्लियामेंट में कुछ बिल पास कराना चाहती है और वो किसी माचिस फैक्ट्री के खिलाफ सबूत भी जुटा रही है। जो सुनते ही एनोला को यकीन हो जाता है कि ये सिसिली और कोई नहीं सारा ही है, जो इतने दिनों तक भैंस बदल के घूम रही है ताकि वो ट्विक्सबेरी की मदद से लायन मैच फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठा पाए। लेकिन अब तक सारा तो फिर से गायब हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों फौरन उस मैच फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ शेरलॉक भी आया हुआ था। लेकिन अब जब वो सब ऊपर जाते हैं वहाँ किसी ने विलियम को ही मार दिया था और वहाँ के सारे सबूत एमपी चार्ल्स मैकेंटायर की तरफ इशारे कर रहे थे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि अगर विलियम सबको बता देता कि फास्फोरस से ही टाइफस हो रहा है तो चार्ल्स को भी गिरफ्तार होना पड़ता, क्योंकि विलियम के फादर और चार्ल्स दोनों मिलकर ही ये आसान पैसों की धंधा चला रहे थे। लेकिन इस वजह से सब सोच में पड़ जाते हैं कि हेनरी लायन ने अपने ही बेटे को मरवाया होगा, जिस पे शेरलॉक कहता है कि शायद ये काम उसके अनजाने में किया गया है। इसके बाद एनोला को मरे हुए विलियम के हाथ में एक म्यूजिक नोट मिलता है, जो कि उसी पेपर का एक कॉपी था जो मे के पास मिला था। लेकिन इस पेपर के ऊपर ट्रूथ ऑफ गॉड लिखा गया है, जिस पे ये दोनों भाई बहन फिर से अपना दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ ट्विक्सबेरी कहता है कि गॉड्स, पता है इस गॉड्स वर्ड का एक और मतलब भी हो सकता है, क्योंकि एक थिएटर के टॉप वाले रोज को भी गॉड्स कहा जाता है, जिसका मतलब किसी एक थिएटर का बालकनी हो सकता है। और अब ये सुनते ही आखिरकार एनोला को समझ आ जाती है कि ये कोई म्यूजिक नोट नहीं है बल्कि एक मैप है और शायद से अब ये उसी पब का मैप है जहाँ मैं काम करती थी। वो सब अब मैप को डिकोड करते हुए दोबारा से उसी पब में पहुंच जाते हैं, जो कि इन्हें एक सीट नंबर के पास ले जाती है और उसी सीट के नीचे इन्हें सारे पेपर्स मिल जाते हैं जिनको इतने दिनों तक सारा और विलियम ने इकट्ठा किए थे और जो उन बड़े लोगों के करप्शन सामने लाने के लिए काफी था। और फिर अब तक इनके सामने सिसिली भी आ जाती है, जो कि असल में सारा ही थी। वो अपना विग हटाती है और हम उसके रेड कलर के बाल को देख पाते हैं। दरअसल वो अपना आइडेंटिटी इसलिए रिवील कर देती है क्योंकि यहाँ शेरलॉक और लॉर्ड ट्विक्सबेरी आ गए थे, जिसका मतलब वो अपने काम में सफल हो गई है। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि विलियम की डेथ हो गई है, वो रोने लगती है। साथ ही में अब तक यहाँ सुपरिटेंडेंट ग्रेल आ जाता है, जो कि बेसी को पकड़ा हुआ था,
वो उसके गले में चाकू लगाकर इनसे वो पेपर्स मांगता है, लेकिन जल्दी बेसी उसके हाथ को काट के भाग जाती है और इसी मोमेंट से इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। ट्विक्सबेरी शेरलॉक और एनोला फाइट कर रहे थे, जहाँ सारा और बेसी पेपर्स के साथ वहां से भाग के छुप जाता है। और अब फाइट करते करते एक ऐसा टाइम आता है जहाँ एनोला ग्रेल के हाथों मारे जाने वाली थी, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानती और ग्रेल को किसी तरह नीचे गिरा देती है, जिससे अब वो ही मारा जाता है। जहाँ इस टाइम तक एमपी चार्ल्स मैकेंटायर भी आ जाता है, जो कि एनोला की तारीफ करने लगता है कि उसने उस लड़की को ढूंढ लिया जो उनके पेपर्स चुरा के भाग गई थी। पर ये सब तो जानते थे कि कौन गलत है और कौन सही, जिस वजह से शेरलॉक अब इन्हीं को अपने जुर्म कबूल करने को कहता है और वो ये भी साबित कर देता है कि वो सारे सरकारी बैंकों से जो पैसे चुराया जा रहा था वो इनकी सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय ही कर रही थी। पर ये चार्ल्स तो बड़ा ढीठ आदमी था, जो कि सारे करप्शन का जिम्मेदार अपनी सेक्रेटरी को ठहरा देता है और उन फास्फोरस वाली मेज फैक्ट्री से उसका कोई लिंक नहीं है ऐसे बताता है, और साथ में वो सारा के इतने दिनों से इकट्ठा किए गए सबूतों को लेकर जला देता है, जिस वजह से अब ये लोग फिर से मजबूर हो जाते हैं। जहाँ सारा तो ये देख के टूट ही गई थी, क्योंकि जिस काम के लिए वो विलियम को खोई थी वो उसमें भी नाकामयाब हो गई। पर अब यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि सारा अब आजाद है, क्योंकि उन सब का इल्जाम अब मीरा ट्रॉय पे आ गई थी। लेकिन अभी वो हार नहीं मानती और अगले दिन जाके मेज फैक्ट्री के सारे लड़कियों को काम छोड़ने को कहती है, जिसमें एनोला भी उसकी साथ देती है। वहाँ वो कह देते कि इन्हीं सस्ते फास्फोरस की वजह से हमारी लड़कियों को टाइफस हो रहा है और अगर इसको चेंज करना है तो इन सब को उनकी साथ देनी होगी। जो सुनने के बाद ये सब वर्कर एक साथ हो जाते हैं और स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सारा को ढूंढने की वजह से एनोला का नाम भी मशहूर हो गया है, जहाँ अब लोग भी उसे अपना काम देने को तैयार हो जाते हैं। और अब ऐसे ही एक दिन शेरलॉक उसके ऑफिस में आता है, जो कि साथ में एक पेपर लाया था जिसमें ये खबर आई थी कि लॉर्ड ट्विक्सबेरी ने अपना काम कर दिया है। वो बड़ी हिम्मत के साथ पार्लियामेंट में खड़े होकर चार्ल्स मैकेंटायर का असलियत सबके सामने रखा था, जिसकी वजह से अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसके सारे करतूतों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जहाँ इस मोमेंट में ट्विक्सबेरी भी आता है और ये दोनों घूमने चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते लाइक कर देना। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।